पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी IMF की शरण में जाना पड़ा है। नेपाल का क्या हाल आपको मालूम है, बांग्लादेश का क्या हाल है, पाकिस्तान का क्या हाल है। इस पृष्ठभूमि में यह बजट पेश किया गया है और पूरे दुनिया में मंदी का खतरा मंडरा रहा है। मंदी का मतलब होता है कि डिमांड नहीं है, लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं और परिणाम में होता है कि उत्पादन कम हो जाता है फैक्ट्रियों के अंदर। ये जो बैकग्राउंड है, इस पृष्ठभूमि में ये बजट पेश किया गया, क्योंकि ये बैकग्राउंड को जानना समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा, लोगों को लगता था ये चुनावी बजट होगा, रेवड़ियाँ बटेंगी, घोषणाएं होंगी, कर्ज माफ, ये माफ, बिजली माफ, लेकिन सारे लोग निराश हो गए। इस बजट में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको चुनावी बजट कहा जा सके। और जिन लोगों का हैंडआउट तैयार था पहले से बनाया कि तो चुनावी बजट है, उनको अपना हैंडआउट बदलना पड़ा। ये बजट कुल मिलाकर लोगों को कैसे सशक्त बनाया जाए, रोजगार कैसे पैदा किया जाए, इस बजट की अगर दो खासियत अगर पूछिए आप मुझसे कि दो बड़ी चीज़ क्या इस बजट के बारे में, उसके पहले एक और छोटी सी बात बता दें। ये बजट कुल मिलाकर 45 लाख करोड़ का बजट है, 45 लाख करोड़। और इस 45 लाख करोड़ में लगभग 33 लाख करोड़ जो है ये टैक्स के माध्यम से आएगा, जो इनकम टैक्स, GST जो लगता है, और करीब 17 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेकर सरकार इस बजट के लक्ष्यों को पूरा करेगी। तो कुल मिलाकर 45 लाख करोड़ का ये बजट है। इस बजट की जो सबसे बड़ी खासियत, दो खासियत, तो खासियत क्या, पहली खासियत ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, विकास कार्यों पर होने वाला खर्च, सड़क, ब्रिज, पुल, पुलिया, एयरपोर्ट, सीपोर्ट, बिल्डिंग, इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे संपत्ति का निर्माण होता है। तो इस बजट की सबसे बड़ी खासियत है कि इस साल के बजट में 10 लाख करोड़, एक साल में 10 लाख करोड़ रुपया केवल निर्माण कार्यों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो आज़ाद भारत का ये सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और ये इसी साल नहीं, पिछले 3 साल से लगातार हर साल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी निर्माण कार्यों पर जो व्यय है, उसमें 33% की वृद्धि हो रही है। तो जहाँ 2021-22 में 5,90,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया विकास कार्यों, 22-23 में 33% की वृद्धि हो गई, यानी पिछले साल 7,30,000 करोड़ और फिर साल 33% की वृद्धि होकर 10 लाख करोड़। यानी 3 साल में अगर लगातार, अगर 3 वर्षों को देखें, इस साल को जोड़ दें, तो लगभग 23 लाख करोड़ रुपया 3 साल के अंदर केवल 4 लेन, 2 लेन, ब्रिज, हाईवे, एयरपोर्ट, बिल्डिंग्स, बंदरगाह, इनके विकास पर 23,20,000 करोड़ रुपया, और इस साल 10 लाख। ये सबसे बड़ी, अगर कोई बात पूछे कि इस बजट की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे तो लोग समझेंगे नहीं, तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मत प्रयोग कीजिए विकास कार्यों पर, और समझाइए उदाहरण देकर कि हाईवे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, एक्सप्रेस वे जो बनेगा, उस पर जो पैसा उस पर खर्च होगा, तो 10 लाख करोड़ रुपया और खर्च होगा। इसमें यह भी ध्यान रखिए कि 10 लाख करोड़ में 1,30,000 करोड़ रुपया राज्यों को दिया जा रहा है। 10 लाख करोड़ में 1,30,000 करोड़ रुपया राज्यों को दिया जा रहा है कर्ज के रूप में, लेकिन ये 50 साल का कर्ज होगा, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो 10 लाख करोड़ में 1,30,000 करोड़ रुपया राज्यों को 50 साल के का कर्ज, यानी 50 साल में उसका भुगतान करना, फिर कोई ब्याज नहीं लगेगा। एक तरह का मुफ्त का गारंटी है एक प्रकार से। ये बिहार को भी लगभग 13,000 करोड़ रुपया मिलेगा।
जो लोग पूछते हैं कि बिहार को क्या मिला, तो उनको बताइए कि बिहार जो कर्जा लेता है प्रति वर्ष, उसके अतिरिक्त 13,000 करोड़ रुपया बिहार को मिलेगा कर्ज, जिस कर्ज पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और जिसको रिपे करना है 15 साल के लिए। इसलिए मित्रों, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये सबसे बड़ा खर्च है, और उसमें आप अगर देखेंगे तो डिफेंस यानी, और ये कुल मिलाकर अगर बजट को देखेंगे आप तो सबसे बड़ा खर्चा डिफेंस पर। चीन की जो स्थिति है, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, तो लगभग 6 लाख करोड़ रुपया एक साल में केवल डिफेंस पर खर्च किया जाएगा। 5,93,000 करोड़ रुपया केवल डिफेंस पर खर्च होगा। अभी तक क्या हो रहा था पूर्व की सरकारों में, डिफेंस में खर्च का मतलब था सैलरी पर खर्चा, पेंशन पर खर्चा, अन्य चीज़ों पर खर्चा। लेकिन हथियार खरीदी के लिए खर्च, एयरक्राफ्ट खरीदी के लिए खर्च, सबमरीन खरीदी के लिए खर्च, तो इस साल 1,62,000 करोड़ रुपया, यानी 5,93,000 करोड़ में 1,62,000 करोड़ रुपया इस साल डिफेंस किस चीज पर खर्च करेगा, तो हथियारों की खरीद पर, राफेल की खरीद पर। एयरफोर्स खर्च करेगा 57,000 करोड़। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है एयरफोर्स को, बड़े बड़े विमान चाहिए, मिसाइल्स चाहिए, बाकी चाहिए। नेवी खर्च करेगा 52,000 करोड़। और जब उरी की घटना घटी थी, उसमें देखा गया कि भारत के पास केवल 10 दिनों का हथियार है। जो गोला बारूद रहता, भाई टैंक तो खरीदा गया, हवाई जहाज तो खरीदा गया, लेकिन जो बारूद चाहिए, जो गोली चाहिए, जो हथियार चाहिए, गाड़ियों को ले जाने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए, तो पाया गया कि केवल 10 दिन का सामान हमारे पास उपलब्ध है। यानी 11वें दिन की लड़ाई हो तो आप खत्म, आपके पास हथियार नहीं है। तो इस बार सरकार ने 90,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इस 90,000 करोड़ रुपये से हम गोला बारूद, आर्टिलरी, मिसाइल, पेट्रोल, डीजल, ताकि 40 दिन तक का हमारे पास स्टोर रहे, सामान रहे, 40 दिन तक लड़ने लायक हमारे पास सामान रहे। कोई भी युद्ध 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। रूस यूक्रेन दिन को छोड़ दीजिए, तो साधारणतः कोई युद्ध अगर पाकिस्तान से लड़ाई हुई, अगर 10 दिन से ज़्यादा युद्ध चला, इसका मतलब वो युद्ध है ही नहीं। अगर 10 दिन में निपटा नहीं दिया अगर पाकिस्तान को, तो फिर वो लड़ाई क्या हुई। लेकिन अगर कोई लंबी लड़ाई हुई, चीन से भी लड़ना पड़ा, पाकिस्तान से भी लड़ना पड़ा, तो 40 दिन के लायक हथियार, बारूद, गोला, आर्टिलरी, इन सारे चीज़ों को, मिसाइल्स को हम इकट्ठा कर सके, इसके लिए अलग से 90,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। मित्रों, जो एक जो सबसे बड़ा खर्चा है वो रेलवे पर है। और आपको मालूम है कि इस साल रेलवे पर 2,40,000 करोड़ रुपया एक साल में रेलवे में केवल पटरी बिछाने, विद्युतीकरण, नए डिब्बे का निर्माण, यानी आज तक का सबसे बड़ा खर्च रेलवे एक साल में 2,40,000 करोड़। और ये 13-14 का 9 गुना ज़्यादा। जब सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी की, उस साल रेलवे जितना खर्च किया था विकास के कामों पर, उसका 9 गुना ज़्यादा इस साल 2,40,000 करोड़ रुपया हम एक साल में रेलवे पर खर्च कर रहे हैं। इसमें बिहार का भी आपने देखा हो, करीब 8,000 करोड़ रुपया एक साल में इस साल रेलवे बिहार पर खर्च करेगा। और मित्रों, ये जो 2,40,000 करोड़ है, इसमें बुलेट ट्रेन भी है। लोग मजाक उड़ाते थे कि बुलेट ट्रेन का क्या हो, जैसे मंदिर का लोग मजाक उड़ाते थे कि बुलेट ट्रेन का क्या होगा। तुमको बता दीजिए कि अगस्त 2026 से मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलना प्रारंभ होगा। और उसके लिए बजट में 19,600 करोड़ रुपया एक साल में खर्च करेंगे बुलेट ट्रेन पर। बुलेट ट्रेन पहले चालू हो जाती, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की, उन लोगों ने जमीन का अधिग्रहण नहीं किया, इसलिए बुलेट ट्रेन की योजना रुक गई।
अब जमीन का अधिग्रहण पूरा हो गया। पिछले साल 5,000 करोड़ का प्रावधान था, इस साल 19,600 करोड़ का एक साल में फिर बुलेट ट्रेन पर खर्च करेंगे। फिर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कैसा होना चाहिए? ये हवाई अड्डा जैसा क्यों नहीं होना चाहिए? हवाई अड्डा रेलवे स्टेशन में क्या फ़र्क होना चाहिए? ये फ़र्क होना चाहिए कि वहाँ ट्रेन आ रही है वहाँ पर और हवाई जहाज उतरेगा। मैं 10 साल पहले चीन गया तो वहाँ की जब रेलवे स्टेशन पर गए तो मालूम पड़ा कि यह एयरपोर्ट नहीं है तो रेलवे स्टेशन है। अब आप जाइए, मैं अभी 3 दिन पहले गया हुआ था अहमदाबाद, गांधीनगर का जो रेलवे स्टेशन बना है उस रेलवे स्टेशन के ऊपर में 5 मंजिला 5 स्टार होटल बना है। ये रेलवे स्टेशन के ऊपर में मॉल क्यों नहीं बन सकता है? रेलवे स्टेशन एकदम अत्यंत आधुनिक क्यों नहीं बन सकता है? अभी 3 रेलवे स्टेशन है, मुंबई, अहमदाबाद और नई दिल्ली। जो लोग ट्रेन से नई दिल्ली जा रहे होंगे, देख रहे हो काम चल रहा है। 1 साल के अंदर आपको लगेगा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर आ गए, ऐसा रेलवे स्टेशन बन रहा है। और केवल यही 3 नहीं तो पूरे देश में 1275 रेलवे स्टेशन जो है उनका उद्धार किया जा रहा है, उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। और कितना खर्च होगा? तो 13,350 करोड़ रुपया 1 साल में केवल रेलवे स्टेशनों के विकास पर खर्च किया जाएगा। और जाइए रेलवे स्टेशन, आपको एकदम चकाचक दिखाई पड़ेगा, कहीं कचरा एक टुकड़ा भी कहीं कचरा दिखाई नहीं पड़ेगा। केवल पटना की बात नहीं है, जितने बड़े स्टेशन आप जाइए आपको इतना साफ सुथरा रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ेगा। उसी पर आप इतने एक और नया ईंधन, जैसे पेट्रोल एक ईंधन है, डीजल एक ईंधन है, वैसे हाइड्रोजन फ्यूल, पानी से पैदा होने वाला ईंधन जिसको कहते हैं भविष्य का ईंधन है, ये हाइड्रोजन फ्यूल कहते हैं उसको। इससे भी रेलगाड़ी चलेगी। और इस साल के अंत में कालका शिमला के बीच में हाइड्रोजन फ्यूल से, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली ट्रेन जो है और भारत में प्रारंभ हो जाएगी। फिर वो वंदे भारत, आपने देखा होगा इस साल के बजट में, अगले इस साल जुलाई तक बिहार से भी वंदे भारत ट्रेन चलनी प्रारंभ हो जाएगी। अभी हर महीने 2 ट्रेन निकल रही है वंदे भारत। अगले साल से हर एक सप्ताह 4 ट्रेन निकलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। पिछले 5 साल में रेल दुर्घटना में कितने लोग मरे तो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि दुर्घटना में मरने वालों की संख्या नगण्य होगी। नहीं तो 250-300 लोग हर साल रेलवे दुर्घटना में मर जाया करते थे। तो आपने सुना ही नहीं होगा कहीं मरे हो। तो मुश्किल से साल भर में 8-10 आदमी रेल दुर्घटना में मर गए। एक और काम किया हमारी सरकार ने, रेल का विद्युतीकरण। जितना भी रेलवे ट्रैक है सबको इलेक्ट्रीफाई किया जा 85% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अब डीजल इंजन नहीं चलेगा तो किसकी बचत होगी? बिजली से चलेगा तो डीजल की बचत होगी। डीजल से जब गाड़ी नहीं चलेगी तो कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। तो 85% ट्रेन जो है वो अब बिजली से चलने लगी। उसी प्रकार मित्रों, सड़क प्रक्षेत्र पर 2,58,000 करोड़ रुपया 1 साल में केवल सड़कों पर खर्च होगा। अब सोचिए कि अगर एक साल में इतना पैसा खर्च हो रहा है तो अगले 5 साल में हिंदुस्तान की तस्वीर क्या होगी? आज ही मैं सुबह पढ़ रहा था कि यूपी में 11 एक्सप्रेसवे बन चुका है। अब दिल्ली से मुंबई जाने वाला जो एक्सप्रेसवे है या दिल्ली से जयपुर जाने की यात्रा 3 घंटे में पूरी हो सकती है, जिसको 5 घंटा लगता था। तो 2,58,000 करोड़ रुपया ये केवल पुल, पुलिया और सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। एक सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि 1 अप्रैल के बाद से भारत में 15 साल पुरानी कोई सरकारी गाड़ी सड़क पर दिखाई नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, PSUs हो, क्योंकि पुरानी गाड़ियां वो धुआं ज़्यादा देती हैं, पेट्रोल डीजल ज़्यादा खाती हैं, उस कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा, प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो 9 लाख गाड़ियाँ 1 अप्रैल के बाद से सड़कों पर चलनी बंद हो जाएगी और उसके जगह पर नई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी और नई गाड़ियाँ चलेंगी। एक और सरकार ने तय किया है कि 100 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि कोई कांडला बंदरगाह है
कोयला उतरता बंदरगाह पर, 2 लेन सड़क है, फिर कुछ दूर जाकर 4 लेन, फिर 2 लेन, फिर सिंगल लेन। अब अगर कलकत्ता से, अगर गुजरात से कोयला आना बिहार, तो कैसे आएगा? लगातार 4 लेन नहीं है। तो 100 ऐसे क्रिटिकल क्षेत्रों की पहचान की गई, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है जिस पर 75,000 करोड़ रुपये खर्च होगा, जहाँ कोयले की ढुलाई होती है, स्टील की ढुलाई होती है, फर्टिलाइजर की ढुलाई होती है, फूड ग्रेन की ढुलाई होती है, और जो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी है, यानी शुरू की जो कनेक्टिविटी अगर मिसिंग लिंक है या लास्ट माइल कनेक्टिविटी, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा ताकि, और फिर 75,000 करोड़ रुपया और 1 साल के अंदर खर्च होगा। उसी पर मित्रों, उड़ान योजना आपको पता है, हवाई अड्डे, जब नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री तो देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे, और आज पता कितने हवाई अड्डे? 147। तो 74 से बढ़कर 147 हवाई अड्डे देश के अंदर हो गए। और इस बजट में निर्णय लिया गया है कि 50 नए एयरपोर्ट का निर्माण करें। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट जहाँ हेलीकॉप्टर उतर सके, एरोड्राम, इन चीज़ों का निर्माण किया जाएगा। अभी तक उड़ान योजना ये सस्ती योजना है, जैसे दरभंगा की जो वायुयान सेवा में उड़ान स्कीम के तहत है, पटना उड़ान में नहीं है। जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं वो उड़ान स्कीम के तहत है, जहाँ सरकार कंपनी को सब्सिडी देने का काम करती है। अभी तक करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग 6 साल में उड़ान योजना से हवाई यात्रा कर चुके हैं। तो पिछले दिनों बेंगलोर में था, एक अस्पताल में गया तो जो वहाँ पर लड़के काम करते हैं, 12,000-13,000 मिलता होगा, दरभंगा का जो लड़का था, तो कहा कि सर टिकट दिखाया, कहा कि सर दरभंगा जाने के लिए हमने 3 महीना पहले टिकट ले लिया। और वो 12,000 कमाने वाला आपको कितना छोटा काम करता समझ सकते हैं। तो बोला सर पहले 4 दिन लगता था बेंगलोर से दरभंगा जाने में, अब मैं 3 घंटे में बेंगलोर से अपने घर पहुँच जाऊँगा। ये है कमाल उड़ान स्कीम, जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके। और ये तब हुआ जब एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 147 हो गई। इसलिए मित्रों, हर क्षेत्र में, और ये सारा काम कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा, जो 10 लाख करोड़ रुपए का जो काम है उसके द्वारा ये सारा काम और हो रहा है। उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र का काम, तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा काम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए पक्का मकान बनता है। इस साल उसके बजट में 172% की वृद्धि की गई, 172%। पिछले साल की तुलना में इस साल 54,487 करोड़ रुपया केवल पीएम आवास योजना के लिए प्रावधान किया गया। मैं बिहार पर बताऊंगा आपको, ये पूरे देश का है। 2024 तक, अगले चुनाव तक पूरे देश में 3 करोड़ मकान बनने हैं। 2 करोड़ 35 लाख मकान बन चुके हैं और 58 लाख मकान इस साल बनाना है। उसके लिए बजट में 54,487 करोड़ का प्रावधान किया गया। ये सारा पैसा कहाँ खर्च होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 19,000 करोड़ खर्च होगा। कहाँ खर्च होगा? ग्रामीण क्षेत्र में खर्च होगा। जल जीवन मिशन 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है इस साल। घर घर नल का जल, बिहार में ये योजना पहले तो लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन जिन राज्यों में पूरी नहीं हुई है, 70,000 करोड़ रुपए एक साल में। पिछले साल था 60,000 करोड़। 24 तक हर घर में नल का जल। ये पैसा कहाँ खर्च होगा? शहर की बात नहीं हो रही, ये पैसा खर्च होगा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। इसलिए मित्रों, ये और देखिए, मैं देख रहा था कि अगर ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण रोजगार पैदा होगा। लोग कहते हैं रोजगार का क्या होगा? तो ये रोजगार कैसे पैदा होगा? अगर मकान बनेगा तो रोजगार पैदा नहीं होगा। अगर सड़क बनेगी, अगर सड़क बनती है तो क्या रोजगार पैदा नहीं होगा? क्या इंजीनियर, टेक्नीशियन, ड्राइवर, हाईवा चलाने वाले लोग जो लेबर काम करेंगे? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से
है और रोजगार पैदा होता है। एक सड़क बनेगी तो सीमेंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो सीमेंट का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी, बालू की आवश्यकता पड़ेगी, स्टोन चिप्स की आवश्यकता पड़ेगी। यानी एक सड़क अगर बनती है और कहते हैं कि अगर 100 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो उसका अर्थव्यवस्था में कितना गुना प्रभाव होता है, 2.5 गुना उसका प्रभाव होता है अर्थव्यवस्था पर। यानी अगर आप 100 रुपया खर्च करेंगे आप और सड़क बन गई पटना मुजफ्फरपुर, तो गाड़ियों का पेट्रोल डीजल बचेगा कि नहीं बचेगा? जो 3 घंटा लगता है उसको 1.5 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? किनारे की जमीन का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी 100 रुपये अगर आपने खर्च किया अर्थव्यवस्था पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसका कितना गुना प्रभाव पड़ता है? 2.5 गुना उसकी वृद्धि होती है अर्थव्यवस्था पर। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये जो पीएम आवास योजना का मकान बनता है, एक मकान अगर बनता है जिसकी कीमत 1,20,000 रुपया सरकार दे रही है, 9,000 ईंट की आवश्यकता पड़ती है। ईंट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, 110 बोरा सीमेंट लगता है, तो सीमेंट की खपत बढ़ेगी, 750 केजी स्टील की जरूरत पड़ती है, 12 क्यूबिक मीटर बालू की आवश्यकता पड़ती है। फिर मकान बनेगा तो लकड़ी का दरवाजा चाहिए, लोहे का फ्रेम चाहिए, खिड़की चाहिए, और चीज़ चाहिए। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि यानी एक केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर का कितना दूरगामी प्रभाव होता है, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया है। इसलिए मित्रों, जो सबसे बड़ा काम एक हुआ है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ रुपया एक साल में, जिसमें 1,30,000 करोड़ रुपया ये राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त कर्ज पर दिया जा रहा है। एक और आंकड़ा मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप भ्रमित ना हो, जैसे मैं नहीं देना चाह रहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल 10 लाख करोड़ नहीं है। केंद्र की सरकार 3,70,000 करोड़ रुपया राज्यों को दे रही है पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिसका इस्तेमाल हो। यानी राज्य खर्च करेंगे, उसको अगर जोड़ दें और जो राज्य केंद्र सरकार देगी और बिहार सरकार अपना करेगी, वो अलग बात है, वो 3,70,000 करोड़ अलग है। तो सब जोड़ दें तो एक साल में 13,70,000 करोड़ रुपया ये केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर केंद्र के द्वारा और खर्च हो। इसलिए मित्रों, अगर एक सबसे बड़ा इस बजट की खासियत है तो वह है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसलिए लोगों को सरल भाषा में समझाइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ना बोले तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। दूसरी अगर सबसे बड़ी इस बजट की खासियत है तो जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको राहत देने के लिए इनकम टैक्स पे बहुत बड़ी घोषणा की गई। देखिए, एक संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट कहती है कि 16 वर्षों में, यानी 9 साल हमारा और 7 साल पहले का, 16 साल में 41 करोड़ लोग, 41 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठ गए। अब वो गरीब नहीं है, गरीब से थोड़ा ऊपर उठ गए 41 करोड़। तो जब गरीबी से ऊपर उठेगा तो क्या बनेगा? लोअर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, तब उसके बाद और पैसे वाला बनेगा। तो इस देश में जो मिडिल क्लास है उसकी संख्या करीब इस समय देश में और 43 करोड़ लोग हैं जो मिडिल क्लास, 140 करोड़ में 43 करोड़ लोग मिडिल क्लास हैं। और ये संख्या 2030 तक बढ़कर 71 करोड़ हो जाएगी, 71 करोड़। जिस तेजी से गरीबी खत्म हो रही है और विकास हो रहा है, तो 71 करोड़ लोग मिडिल क्लास में शामिल हो जाएंगे 2030 तक, और 2047 तक 100 करोड़ लोग मिडिल क्लास में शामिल हो जाएंगे। और देखिए, मिडिल क्लास का क्या खासियत है भाई? नया मिडिल क्लास नया पैसा कमाया है तो घर में फ्रिज होना चाहिए, एयर कंडीशनर होना चाहिए, बढ़िया सोफा होना चाहिए, एक गाड़ी भी होनी चाहिए हमारे पास। उसकी महत्वाकांक्षा आकाश छूती है, मुझे और आगे बढ़ना है, उसकी महत्वाकांक्षा आकाश छूती है। वो ज़्यादा खर्च करता है, गरीब आदमी के पास तो पैसा ही नहीं कि खर्च कर सके। तो सबसे ज़्यादा कौन खर्च करता है? तो मिडिल क्लास, वो सबसे ज़्यादा खर्च करता है। इसलिए मिडिल क्लास जो है उसको ध्यान में रखकर इस बजट में और इनकम टैक्स की घोषणा की गई, जो आपको मालूम है
कि 7 लाख रुपए तक जिसकी आमदनी है उसको 1 नया पैसा इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और इससे करीब 1 करोड़ से ज़्यादा जो टैक्स देने वाले लोग हैं उसका उनको लाभ मिलेगा। अब कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं उससे कि पुरानी जो योजना थी उसमें ये प्रावधान था कि आप सेविंग करेंगे तब आपको टैक्स का लाभ मिलेगा, आपको पीपीएफ में जमा करना होगा, आपको इंश्योरेंस में जमा करना पड़ेगा, आपको एलआईसी में जमा करना पड़ेगा इतना 2 लाख 2.5 लाख, तब आपको इनकम टैक्स की राहत मिलेगी। अब है कि आपको बाध्य नहीं किया जाएगा आप किस में जमा करेंगे, ये मेरी मर्जी, मैं सारा पैसा इनकम में इसमें जमा कर दूँ पीपीएफ में, और सारा पैसा एलआईसी में जमा कर दूँ। अभी क्या था, बाध्य किया जा रहा था कि आपको इसी स्कीम में पैसा और जमा करना है। तो दोनों स्कीम रहेगी, पुरानी योजना भी चलेगी, ओल्ड इनकम टैक्स स्कीम, और नई योजना में जो नई में आना चाहते नई में आए, जो पुरानी में आना चाहते पुरानी में आए। जो नए में आएंगे उनको किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी, लेकिन टैक्स का सरलीकरण हो गया। 7 लाख अगर आए हैं तो शून्य, आपको कोई हिसाब किताब नहीं रखना, कोई बही खाता नहीं, कोई सीए की जरूरत नहीं, और अगर 15 लाख की आमदनी है तो आप आसानी से अपने से जोड़ देंगे, आपको किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना टैक्स जोड़ देंगे। ये जो नई टैक्स प्रणाली है इसका लाभ क्या मिलेगा, जो मध्यम वर्गीय लोगों के पैसे की बचत होगी, और जब पैसा बचत होगा तो क्या करेंगे, वो खर्च करेंगे। खर्च करेंगे तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। भाई अगर डिमांड नहीं है मार्केट में गाड़ियों की तो कंपनी उत्पादन कम कर देती है। अगर बिक्री कम हो रही है किसी चीज़ की, कोई कपड़ा है, अब उसकी बिक्री नहीं हो रही तो कंपनी क्या करता है, उसका उत्पादन कम कर देता है या बंद कर देता है, क्योंकि डिमांड नहीं है। लेकिन जब मिडिल क्लास लोगों के हाथ में इतना पैसा जाएगा, जब वो खर्च करेंगे, जब खर्च करेंगे तो मांग बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी तो नए कारखाना खुलेंगे, और नए कारखाना खुलेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए मित्रों, और ये मिडिल क्लास के लिए ये बहुत बड़ी घोषणा है, और इससे केंद्र को लगभग 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये ऐसा समझ लीजिए कि 35,000 करोड़ रुपया मिडिल क्लास अब खर्च कर सकता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए। तो जो लोग आलोचना करते कहीं भी आपको नहीं पसंद है तो आप पुरानी इनकम टैक्स में रहिए, आपको तो कोई बात नहीं किया जा रहा। दोनों स्कीम आपके साथ है, जिसमें आप चाहते हैं आप उसमें शामिल हो सकते हैं। एक बात और बता दें आपको, थोड़ा पॉलिटिकल सारे प्रमुख लोग बैठे, इसलिए मैं बताने की हिम्मत कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं बोलता सामान्य लोगों के बीच में। जो वकील हैं, यहाँ बहुत सारे वकील बैठे, लेकिन ये पता नहीं कि वकील की 50 लाख आमदनी है कि नहीं आमदनी है, लेकिन जिस वकील की आमदनी 50 लाख से ज़्यादा है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनकी आमदनी काफ़ी ज़्यादा आमदनी है, तो उनके लिए एक स्कीम थी प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स। मतलब क्या होगा, 50 लाख आमदनी है तो आपको अगर 25 लाख पर ही टैक्स लगेगा, 25 लाख आपका खर्च मान लिया जाएगा। कोई हिसाब किताब नहीं रखना है, कोई बुक कीपिंग नहीं, कोई ऑडिट नहीं, उस सीमा को बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया। यानी जो पहले 50 लाख की आमदनी पर जो इनकम टैक्स का लाभ मिलता था उसको बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया। और छोटे व्यापारियों के लिए अगर 2 करोड़ तक आपका टर्नओवर है, 2 करोड़, तब कोई हिसाब मत रखिए, कोई ऑडिट नहीं, कोई इंस्पेक्शन नहीं, कुछ नहीं, 8%, 2 करोड़ का 8% कितना हो गया? 2 करोड़ पर एनम या पर एनम इनकम टैक्स एनम पर ही चलता है। तो 2 करोड़ पर एनम प्रति वर्ष अगर आपका टर्नओवर है तो 8% जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 16 लाख वाला। 16 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ नहीं, अब उसको बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया। तो छोटे व्यापारी जिनका साल का टर्नओवर 3 करोड़ रुपया है, वो 3 करोड़ तक, यानी कितना 8 से 24 लाख जो है, वो 3 करोड़ का टर्नओवर है तो उनको 24 लाख अपनी आमदनी दिखाकर उस पर टैक्स देंगे। उनको कोई ऑडिट नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, और कुछ नहीं करना। उसी प्रकार मित्रों, एक कोऑपरेटिव क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम हुआ है। जो जब कोऑपरेटिव में बैठे हुए लोग होंगे
तो उसमें मैं बाद में आऊँगा अंत में, लेकिन दो बात बता दूँ चूँकि इससे जुड़ा हुआ है।